सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट फर्स्ट, फिजिकल का यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 में लेके आया हूं। तो मैं पंकज शर्मा आज आपसे बात करने वाला हूं कि क्या कंसेप्ट होगा एंथैल्पी का। एंथैल्पी का अपन कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इन द लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे जीरोथ लॉ एंड दी फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट लॉ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, और उसके बाद जो उनके रिजल्ट्स आएंगे। आज का लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा 5 से 7 मिनट आपको लेंदी लग सकता है, बट आई प्रॉमिस जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब आप कहोगे कि हाँ सर समथिंग नया है। ठीक है, समथिंग न्यू है। और दूसरी बात, जो भी रिजल्ट आएगा कैसे न्यू है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं आपको फील करवाऊंगा कि अगर ये जीरो हुआ है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो अपन ने सीख भी रखा है। अब उस जो चीज सीखी है उसको इंप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, उसको अपन अप्लाई करके बताएंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो बैठ जाओ आप लोग, नोटबुक और पेन लेके स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास से हमने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या सीखा था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये होता है आपका फर्स्ट लॉ। लार्ज चेंज के लिए बोला था मैंने, है ना। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसा हो, माइन्यूट हो, तो इसको कैसे लिखोगे? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब यहीं से इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। जो आपने नोट्स लिखे थे उसमें ही आगे आप कंटिन्यू इसको लिखते जाना। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट करता हूं जी। आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना, पहला मैं केस बना रहा हूं। केस फर्स्ट हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे स्थिर दाब पर। केस फर्स्ट क्या लिखोगे? स्थिर आयतन पे लिख लो पहले ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पे। अब आप ही बताओ भाई, स्थिर आयतन पे अगर अपन बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट की, तो क्या बोलोगे? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, या फिर डेल यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आप बोलोगे सर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ये डीवी जीरो हो जाना चाहिए ना, मतलब डीवी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। बोले V2 माइनस V1, लेकिन आपने क्या रखा है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो डीवी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए अगर ये जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। भाई ये डीवी क्या हो गया? कंप्लीटली जीरो, तो वर्क भी जीरो। और अगर वर्क जीरो है तो इसमें जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या बोल सकता हूं मैं? देन फ्रॉम FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क अगर जीरो हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्क जीरो हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू। आगे बात समझ में? हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या था? नियत दाब पर डीवी क्या होता है? जीरो। अगर डीवी जीरो हो गया तो वर्क जीरो हो गया, तो फर्स्ट लॉ को कैसे लिखेंगे अपन? डेल यू इज इक्वल टू क्यू। अब यहां पे ध्यान देना, ये इसका क्या मीनिंग है? तो इसका कंक्लूजन आप डालेंगे। हिंदी मीडियम वाले निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष है जिसका आप बोलोगे? अब आप देखो, मेरी बात सुनो। अपन ने पहली क्लास में पहले पढ़ा हुआ है कि Q अगर पॉजिटिव होता है तो सिस्टम जो होता है, सिस्टम वो हीट लेता है। अरे बोला ना, Q अगर पॉजिटिव होगा तो सिस्टम हीट लेगा। तो यहाँ पे Q कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? द अमाउंट ऑफ हीट लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब by the system at constant volume increases the internal energy of the system। I think आपको यहां से नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, increases the internal energy of the सिस्टम। ये आपका कंप्लीट फर्स्ट केस का क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया। ये फील करना है भाई आपको। देखो इधर सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्यों अगर पॉजिटिव है तो मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है। अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है तो उसका पूरा का पूरा काम किसमें गया है? उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में गया है।
आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वर्क तो क्या हो गया? 0। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, क्या था कि अगर Q हीट अब्सॉर्ब करता है तो दो काम हो सकते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आए और एक उस जो हीट का यूज किया है, अब्सॉर्ब किया है, उससे क्या हो? काम हो। लेकिन यहाँ पे काम क्या है? 0। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में W 0 हो गया, तो डेल्टा U Q के बराबर आ गया। आपने निष्कर्ष क्या बोल दिया? द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई बात समझ में? हिंदी में क्या लिखोगे आप? नियत आयतन पे अवशोषित ऊष्मा, नियत आयतन पे अवशोषित ऊष्मा आंतरिक तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी फर्स्ट केस हो गया खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलता हूं आगे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात हो गई। अब अपन बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस। सर क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस? ये वही पूछ सकता है जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हुए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो। साइक्लिक प्रोसेस के केस में क्या हो? स्टार नहीं हैज लगा के लिख सकते हैं आप। साइक्लिक प्रोसेस बोले तो चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, अब यहां पे भी आपको एक नई बात देखने को मिलेगी, देखना जरा। साइक्लिक प्रोसेस मतलब सर ए पॉइंट से स्टार्ट होके कहां पे गए सर? बी पॉइंट पे गए, और बी से वापस किस पे आ गए? ए पे आ गए। मतलब जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है? बिल्कुल सेम है। अब आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है जी? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यही बात है, क्योंकि फर्स्ट लॉ को अपन आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? यू आपका इंटरनल एनर्जी तो था, है ना? और इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई अब, ठीक है, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल बोल देता हूं। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, बहुत बढ़िया बात है। उसका क्या रोल है सर यहाँ पे? देखो, अगर ये अवस्था फलन है इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू 0 होना चाहिए। सो डेल्टा यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब क्यों 0 होना चाहिए भाई? ध्यान रख, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो फाइनल और इनिशियल पे ही डिपेंड करते हैं, और साइक्लिक प्रोसेस के केस में फाइनल और इनिशियल एक ही होता है। इसलिए भाई इसका ए पॉइंट ये था, ये इनिशियल, बी पे जाके वापस ए पे आ गए, वो इनिशियल बन गया। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 0। कौन से केस में? साइक्लिक प्रोसेस के केस में। अरे आ रही है ना बात समझ में? चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू क्या होगा? 0। ठीक है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो ऊपर वाला आइटम क्या बनेगा? अगर ये 0 हो गया तो Q प्लस डब्ल्यू बचा, वो भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। यही थर्मो है भाई। देखो, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। कौन से केस की बात हुई? साइक्लिक प्रोसेस में। अपन ने फर्स्ट लॉ पढ़ा तो डेल्टा यू 0 हो गया, अल्टीमेटली Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्या मीनिंग है इस चीज का भाई? इसमें आप ऐसे बोलोगे कि जो सिस्टम से हीट अब्सॉर्ब हुई है, सिस्टम ने जो हीट अब्सॉर्ब की है, सॉरी, सिस्टम ने हीट जो अब्सॉर्ब किया है, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, उसका कंप्लीट यूज किसमें हुआ है? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये मैं बाय कैसे बोल दिया? यहां पे वर्क कैसा है? नेगेटिव है। और आपने पढ़ा हुआ है अगर वर्क नेगेटिव हो तो सिस्टम काम करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर Q पॉजिटिव हो तो सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करता है। ये बातें मैंने पहले ही क्लियर कर रखी है। तो यहां पे इसका कंक्लूजन आप क्या लिखोगे? हिंदी मीडियम वाले रिजल्ट क्या लिखेंगे आप? हिंदी मीडियम वाले लिखोगे तंत्र या निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा चक्रीय प्रक्रम में तंत्र के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। इंग्लिश में सुनना, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, कंक्लूजन में लिख लेना आप, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, हो गया क्लियर? अब सुनो, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आया है। यहां से एक और चीज आपको मैं सिखा देता हूं। किसकी बात चल रही है? साइक्लिक प्रोसेस की। ध्यान दीजिएगा, अगर अपन बात करें साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में क्या बोला है? डेल्टा यू क्या बोला है? Q क्या है? Q अल्टीमेटली लिख देता हूं यहां पे, Q क्या है? माइनस डब्ल्यू। तो यहां पे ध्यान दो रही, सिस्टम ने जितना हीट अब्सॉर्ब किया है उसका यूज किसमें हुआ? केवल और केवल वर्क करने में।
उसका इंटरनल एनर्जी में ना तो चेंज करने में कोई रोल है, ना बढ़ाने में ना घटाने में, केवल और केवल किस काम में रोल है, वर्क करने। और वर्क कैसा है, नेगेटिव है। एक और बात सुनो, वर्क अगर नेगेटिव है तो एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? आप सबको मैंने बताया था, अगर एक्सपेंशन हो, प्रसार हो, तो वर्क क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव। अब कोई पूछ ले, बताओ जी साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम ने हीट तो ऑब्जर्व करी और उसका पूरा का पूरा यूज किया वर्क करने में, लेकिन कौन सा वर्क, कंप्रेशन किया या एक्सपेंशन किया? बोले संपीड़न किया या प्रसार किया? तो आपका जवाब होना चाहिए वर्क नेगेटिव है तो कौन सा काम होगा, एक्सपेंशन। कौन सा काम होगा यहाँ पे, एक्सपेंशन। तो यहां से आप बोलोगे कि सिस्टम ने जितना हीट अब्सॉर्ब किया है वो कंप्लीटली एक्सपेंशन, सिस्टम के द्वारा एक्सपेंशन में खर्च हो गई है साइक्लिक प्रोसेस में, राइट। यहां से अपना बनता है केस सेकंड, जिसको मैंने बोला है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस, एडियाबेटिक, रुद्रोष्म प्रक्रम पढ़ा हुआ है। रुद्रोष्म प्रक्रम में क्या होता है, क्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। अब अगर ये आइटम जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अरे बोलो हाँ या ना। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। बोले जितना चेंज आ रहा है उसकी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए कार्य के बराबर होता है। इसका कंक्लूजन हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन। आई बात समझ में, क्लियर है बात? चलो, तो यहां से हमने फर्स्ट लॉ के जो केसेस हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब जो आज का टॉपिक है मेन, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अपन लगाएं कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है उस पे मैंने दो केस आपको बता दिए, ऐसे तो तीन बता दिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा और अपने साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा। अब आते हैं आगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। इसको बोला जाता है हीट कंटेंट भी बोलते हैं इसको, हीट कंटेंट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे, अंतर्निहित ऊष्मा। अंतर्निहित ऊष्मा, ऊर्जा नहीं, ऊष्मा, या फिर इसको बोलते हैं पूर्ण ऊष्मा। कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। जनरल बात अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि किसी भी प्रक्रम को स्थिर दाब पे करवाने के लिए, कोई सा भी प्रोसेस हो, किसी भी प्रक्रम को स्थिर दाब पे करवाने के लिए जिस उष्मा गति की फलन का उपयोग किया जाता है उसे एंथैल्पी कहते हैं। स्थिर दाब पे किसी भी प्रक्रम को करवाने के लिए जिस उष्मा गति की फलन का उपयोग किया जाता है उसको एंथैल्पी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलोगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इसमें याद रखना है भाई आपको, एट कांस्टेंट प्रेशर to do any process, any thermodynamic process, then the thermodynamic potential which is used is known as एंथैल्पी। कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का यूज अगर किसी प्रोसेस को करवाने में लिया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इज नोन एज एंथैल्पी। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों ने लिख लिया था, इसको क्या बोलोगे, रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एस से। किससे करता है, कैपिटल एस, रिप्रेजेंटेड बाय एच, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अब सुनना दी है क्या चीज है ना, मैथमेटिकल
इसका रिप्रेजेंटेशन आप यहां पे डालते हो गणितीय रूप, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं यहां पे बोल रहा हूं, क्या दिस इज द कंप्लीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये भी इसका डेफिनेशन है भाई, क्या कि किसी भी तंत्र की पूर्ण ऊर्जा ही उसकी एंथैल्पी कहलाती है। दिस इज द कंप्लीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आगे क्या बोलोगे इसको, देखो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा H इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू पी। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन ने लिखा है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यहाँ पे H एंथैल्पी को बता रहा है, U इंटरनल एनर्जी को, P प्रेशर, V वॉल्यूम, है ना, आयतन जो भी है। अब यहाँ पे अपन इसको मैथमेटिकली अगर अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो अपन क्या लिखेंगे, ऊपर वाले लिख लिया होगा आपने, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे आप बोलेंगे क्या, इसके नीचे लिख रहे हैं ना, क्या बोलोगे भाई, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। अरे बोल सकते हैं ना फॉर्मूले से, ये तो याद रह जाएगा भाई। क्या बोलोगे कि इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा तथा दाब व आयतन के उत्पाद का योग क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है, राइट। चलो बहुत बढ़िया बात है, हो गया इतना। अब इसको समझते हैं जी, क्या चीज है ये, ठीक है। देखो जरा, यहां से अपन इसको नीचे कंटिन्यूम लिखेंगे। सपोज ये पॉइंट ए है ना, ए से कहां गए अपन, बी पे। अच्छा और बात इसमें क्या लिख सकते हैं आप, एंथैल्पी में और क्या लिख सकते हैं, कैसा फंक्शन है, एच इज स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन है, मतलब ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। अच्छा एच बोले तो एनर्जी की एक फॉर्म है, जो मैंने आपको बताया था, एनर्जी का एक फॉर्म होगा जो मैंने आपको कहां लिखवाया था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी कैसी हो गई है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रात्मक गुण, ठीक है। ये बातें हम कंप्लीट लिखो, नोट्स अगर बना रहे हो तो कंप्लीट बनाओ भाई। एच क्या है, स्टेट फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेफिनेशन मैंने 3 बता दी है आपको, ठीक है। अब यहां से ए और बी ये स्टेट है, अगर इस स्टेट पे इसका एंथैल्पी H1 हो, क्या हो, H1, वॉल्यूम यहां पे क्या हो, V1 हो, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी क्या हो, U1। प्रेशर तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है प्रेशर, इस बात की आप याद रखना। एंथैल्पी में क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, अभी लिखवा दूंगा मैं। अगर बी पॉइंट पे बात करें, एंथैल्पी H2 हो जाए, वॉल्यूम V2 हो जाए और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाए, U2 हो जाए, तो कैसे लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P तो कांस्टेंट है, V1 प्रेशर क्या है, सिंस प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ये बात दिमाग में चिपका के चलना, ठीक है। H2 क्या हो जाएगा भाई, U2 प्लस P V2, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चूंकि स्टेट फंक्शन है सर ये, और स्टेट फंक्शन के लिए जो भी बात करते हैं वो किस पे करते हैं, इनिशियल और फाइनल, तो कर दे फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब H2 माइनस H1, अरे बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, U2 प्लस P इंटू V2, ये तो बात किसकी है, H2 की, इसमें से माइनस कीजिएगा U1 प्लस P इंटू V1, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, H2 माइनस H1, U2 प्लस P V2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, U1 माइनस P V1। अच्छा इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो, देखो डेल, इसको डेल्टा H लिख दूं, H2 माइनस H1 को क्या लिख दूं, डेल्टा H इज इक्वल टू, इसको क्या बोलूंगा, U2 माइनस U1 प्लस P कॉमन ले ले, अंदर क्या बनेगा, V2 माइनस V1, है ना। इतना सा तो आपको आता ही होगा भाई। डेल्टा H इज इक्वल टू क्या बना, डेल U प्लस P डेल V, ये बात है याद रखने की, ठीक है। डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, डेल V चेंज इन वॉल्यूम, राइट। जल्दी से बनाओ इसको, हो गया 1 2 3, चलो डेल्टा H क्या आया,
डेल्टा एच आपका आ गया डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। यहां तक अपन बढ़ चुके हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, एज वी नो, आपको क्या पता है, ध्यान दीजिएगा, एच क्या होता है, यू प्लस पीवी के बराबर होता है। अब इसका अपन क्या कर दें, बाय डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर दें। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, लार्ज चेंज को कैसे लिखोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, और चेंज किस किस में, पी वी में। अरे हाँ या ना, ऐसे तो लिखोगे, चेंज किस में, पी वी में। वो आगे देख लेंगे, प्रेशर कांस्टेंट होता है इनके में, बात कर लेंगे आगे, ठीक है। अब इधर सुनो, सिंस आपको पता है फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैसों के लिए, भाई डिफरेंशिएशन का मतलब है अवकलन। हिंदी मीडियम वाले कहीं दर्द हो जाए, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन के द्वारा। फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए क्या लिखेगा भाई, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अरे हाँ या ना, तो इसको क्या करें अपन, क्या कर रहे हैं अपन कर रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो भाई, ठीक है। सो फ्रॉम, और इसको दे दो 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल पीवी की जगह क्या आ जाएगा, एन आर टी। एक इक्वेशन ये भी आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, ये भी याद और ये भी याद रखना है, ठीक है। क्लियर है क्या बात, चलो आगे। चलो तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, एक बार मैं उसको देख लेता हूं, ठीक है। देखिए जरा, हम बात कर रहे थे, इसके अलावा क्या आया जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल पीवी आया। एक आया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी, ठीक है। यहां पे आप क्या लिखोगे, आगे वो लिख सकते हो, हियर आर क्या है, गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। आर एंड टी क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों में से आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, मतलब आर और टी नियत है, तो चेंज क्या होगा, एन। अब एन क्या माथा पच्ची है, तो इसको कैसे लिखोगे, यही चेंज होगा तो इसको ही चेंज कराओ। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन, और यहाँ पे लिख रहा हूं जी, आर और टी क्या है, कांस्टेंट। भाई जो चेंज हो रहा है उसको चेंज करवा दिया इन तीनों में से, केवल एन चेंज हो रहा है, और जो कांस्टेंट है उनको साथ में लिख दिया, तो एक इक्वेशन आपके पास ये बनेगा। अब इसमें आप बोलोगे सर डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी, एन है नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, और किसकी बात है, गैसियस प्रोडक्ट की बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अभी बात करेंगे इस पे, एक न्यूमेरिकल करवा दिया जाएगा, है ना। बस अभी लिखो, डेल्टा एन जी कैसे निकालेगा, गैस के लिए निकालेंगे, जो प्रोडक्ट में जितने मॉलिक्यूल बने हैं उसको माइनस कर दो, किसमें से, रिएक्टेंट में से। वो आपको क्या देगा, डेल्टा एन जी उठा के यहां पे रख दे, डेल्टा एस तुझे मिल जाएगा अगर उसने डेल्टा यू दिया है तो। क्यों, क्योंकि आर गैस कॉन्स्टेंट है, मैंने वो करवा दिया यूनिट कन्वर्जन में, और टी अगर वो देगा तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी आपके पास आ गया है, ठीक है। चले आगे, आप चलता हूं जी, ठीक है। देखो जरा, फॉर्मूले जितने आपकी इक्वेशन बन रही है भाई, अब याद रखने की कोशिश करना सबको, है ना। एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी बताया, फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल ब्रैकेट में पीवी लिखा, फिर मैंने लास्ट में बोला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल में ब्रैकेट में क्या लिखा, एन आर टी, फिर मैंने बोला आर और टी क्या है, कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, अल्टीमेटली बना आपके पास क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। डेल एन जी कैसे निकाला है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। क्लियर है क्या बात, आ जाओ, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, सिंस एच क्या है, यू प्लस पीवी। अरे हाँ है ना। अब इसका मैं अभी बात कर रहा था डिफरेंशिएशन की, बाय डिफरेंशिएशन, है ना। अब इधर देखो, डेल्टा एच क्या होगा भाई, डेल्टा यू प्लस डेल पीवी, है ना, यही होगा। अगर इसमें चेंज आ रहा है तो ना, तो इसको कैसे लिख सकता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना,
प्लस अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, प्रेशर को चेंज करा दो, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को चेंज करा दो। यही तो बन सकता है, बन सकता है। लेकिन अपन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पहली लाइन ये बोली है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे बात करता है यहाँ पे, है ना। तो एंथैल्पी में कांस्टेंट प्रेशर होगा तो प्रेशर में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा एच आपके पास क्या बना? डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, इसको बनाओ आप। ये कहानी आती है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, अब इसमें अपन बात करने वाले हैं भाई, है ना। यहां पे अपन इसकी बात करेंगे। फर्स्ट लिखो आप, ये बना लिया क्या? मैं ऊपर से लिखना शुरू करूंगा। अब यहां से सीखने वाली और इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आएगी। ठीक है, देखो आपने बोला फर्स्ट बात, फर्स्ट लिखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी में अल्टीमेटली आपने यहां तक लिख लिया था। ठीक है, उसके नीचे अभी जो लिखवाया लिख लिया। अब आप पहला केस लगाओ, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, है ना। स्थिर दाब पर क्या निकल के आया भाई? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। और ये आइटम जो वी डेल पी था ये स्थिर दाब पे क्या हो गया? जीरो हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनो, सिंस डेल्टा यू, या ऐसे लिख दे फ्रॉम एफ एल ओ टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू क्या था? डेल्टा यू था आपका क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहां पे ध्यान देना दी, अगर मैं बात करूं क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू होगा। अरे हाँ या ना, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू होगा। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, माइनस को ऐसे रहने दो और वर्ग का फॉर्मूला इसमें डाल दो W की जगह, यही बनेगा। तो अल्टीमेटली Q क्या आया भाई? डेल यू प्लस पी डीवी, पी डेल वी। डेल लगाओ यहां पे, पी डेल वी। अरे यही तो है कि नहीं? अब सुनना, इसमें करने के हवाले हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी हम बात करेंगे तो अपने पास एक तो इक्वेशन ये है। अब इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अपन रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल भी आया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, क्या करें? Q इज इक्वल टू डेल्टा, और ब्रैकेट में मैं इसको U प्लस पीवी की जैसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना। अरे भाई इसमें एक टर्म कौन सा छुपा हुआ है? इसमें ये तो टर्म छुपा हुआ है कि V डेल P, और इसको अपन क्या करके आए? जीरो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस पीवी। और आपको पता है H, सिंस, यहीं पे लिखो, सिंस H इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस पीवी। देन फिर क्या लिखोगे आप? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू एच। और ये Q कैसा है? एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हो। तो यहां पे ध्यान देना, रिजल्ट आता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो किसके इक्वल है? डेल्टा एच के, है ना। आप याद क्या रखते हैं भाई? आप कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो एंथैल्पी कहलाती है। नहीं, गलत बात है। आप बोलोगे कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, क्योंकि क्यू पॉजिटिव है। तो इसका कंक्लूजन लिखो फटाफट से, क्या लिखोगे? अभी बात करता हूं इसकी, है ना। क्यूपी क्या आया? डेल्टा एच के इक्वल आया। ठीक है, अब इसको मैं सबको मिटा दे रहा हूं और मैं सीधा आपके पास लिख रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे आपको क्या मिला? क्या मिला जी? कांस्टेंट प्रेशर पे QP इज इक्वल टू डेल्टा एच। इसके नीचे आप क्या लगाओगे? कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है जरा देख के बताओ, क्या मिला आपको? आपने बोला कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज नोन एज चेंज इन एंथैल्पी। हिंदी में क्या बोलोगे? स्थिर दाब पे तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, राइट। अब आपको भी बात बताई मैंने कि Q जो है, लिख लिया कंक्लूजन, उसके नीचे लिखना, क्या बोलोगे? सिंस, क्या बोलोगे भाई? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और यहां से Q क्या हो जाएगा? डेल्टा U माइनस W। अब अगर मैं केस बना दूं, केस सेकंड बना दूं,
यहां पे सेकंड डाल के लिखोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पे। और नियत आयतन पे लिख के क्या बोलोगे, नियत आयतन पे डेल वी क्या हो जाएगा 0, डेल वी 0 तो वर्क भी क्या होगा 0। ये बात अब बार बार बताने की नहीं है। तो सिंस अब लिखोगे आप सेकंड केस लगाओ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पे डेल वी क्या है 0 तो वर्क क्या है 0। तो फिर लिखो सिंस फर्स्ट क्लास से क्या बोला, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा डेल यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो गया यहाँ पे 0 कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे जो हीट है, हीट कब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो किसके इक्वल होगी केवल डेल यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने हैं। क्या रिजल्ट है आपके सामने, जो QV है वो डेल यू के बराबर होता है, और इससे पहले अपन ने बात की जो QP है वो डेल एच के बराबर होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। तो इसका भी कंक्लूजन आप क्या लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलोगे, अब तो आ गया होगा भाई सीखना, क्या नियत आयतन पे तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा बोले तो QV किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। चलो अब अपन ने ये कंक्लूजन निकाले दो, ठीक है। अब इनका अपन यूज कैसे करेंगे, इधर देखो कैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकता है, एक न्यूमेरिकल करके उसे भी सीख लेते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, अब इक्वेशंस आएंगी। देखो अब तक क्या पढ़ा है, एक बार इधर देख लो, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, दोनों में चेंज हो तो डेल्टा H डेल्टा यू प्लस चेंज किसका, प्रेशर एंड वॉल्यूम का। और इसको ही कैसे लिखता है, पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर होता है, तो डेल एन आर टी। अब आर और टी कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज क्या होगा एनजी आर टी, डेल एनजी मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। कैसे निकालता है, गैस प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के। अरे इतना ही तो सीखा है। फिर अपन ने बात की क्यूपी जो हीट प्रेशर पे है वो किसके बराबर होती है, डेल एच के। जो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है वो किसके बराबर होती है, डेल यू के। अभी तक इतना सीखा है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, मैं क्या इसको चेंज कर सकता हूँ क्या, डेल एच किसके बराबर है, क्यूपी के बराबर, डेल यू किसके बराबर है, क्यूवी के बराबर। सो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखा लो पॉइंट और लिखो बिकॉज, क्योंकि क्या, क्योंकि इतना प्यार नहीं भाई, डेल एच इज इक्वल टू क्यूपी, क्योंकि इतना प्यार इज इक्वल टू क्यूवी। देन क्या लिखेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी कैन ऑल्सो रिटर्न एज। हिंदी मीडियम वाले सोच रहे हैं क्या बात हो रही है भाई, आज तो मतलब गड़बड़ी कर दी सबने, इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे। अरे ना रे, इधर देखो, क्योंकि ये होता है, क्योंकि इक्वेशन आपने पढ़ी है। अगर ऐसा ऐसे होता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, डेल्टा एच की जगह क्या आएगा, क्यूपी, डेल यू की जगह क्या आएगा, क्यूवी प्लस डेल एनजी। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पे एक और आइटम आ गया, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल एन जी इंटू आर इंटू टी। क्लियर है बात, ये कहानी आज तक की है। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे चिपका दिया ही जाएगा, है ना, फीलिंग आ रही है बात, ठीक है। देखो लिखो 8, मैं न्यूमेरिकल इंग्लिश में लिखवा दे रहा हूं और हिंदी में बोल दे रहा हूं, है ना, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कब, जब मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। तो क्वेश्चन है आपके पास 827 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट क्या है ये, कांस्टेंट वॉल्यूम इज 57 किलो कैलोरी पर मोल। व्हाट विल बी heat of reaction at constant pressure। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे क्या, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, हाँ, नियत आयतन पे ऊष्मा
57 किलो जूल पर मोल है तो नियत दाब पे उष्मा की गणना करो। ऐसा लग रहा है ना, आज तक चल रहा है देखो। चले भाई, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब फॉर्मूला आपके पास है, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल NG RT। अब रिएक्शन उसने क्या दिए इसके साथ उसने रिएक्शन दिए N2 प्लस 3H2, ये बना रहा है 2NH3। नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। हमने बात की थी डेल NG, एक बार निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पे सारा काम होने वाला है। चिपकाओ जी सॉल्यूशन। चूंकि सिंस क्या QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल NG इंटू RT, ये होता है, ऐसा सिखाया है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है? गिवन क्या है? T कितना दिया? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में बदलोगे तो 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा है। इसके बाद आपको क्या दिया गिवन में? आपको दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, मतलब आपको क्या दी? QV इज इक्वल टू 257 किलो कैलोरी पर मोल। अरे हाँ है ना। अब न्यूमेरिकल तो डाल लिया है, अब टीपना बंद कर दिया भाई। अब देखो जी क्या होगा। अब डेल्टा NG निकालनी है। डेल्टा NG कैसे निकालेगा? N2 प्लस 3H2 2NH3। प्रोडक्ट कितने हैं? 2। मैंने बोला था प्रोडक्ट में से माइनस कितने हो जाएंगे? रिएक्टेंट कितने हैं? एक तो N2 है भाई, N2 है ना, और साथ में H2 कितने हैं? 3। तो 3 प्लस 1 कितने मॉलिक्यूल हैं इसके? टोटल 4। तो प्रोडक्ट तो बना है आपका 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के, घटेंगे किस में से? 4 में से। तो अल्टीमेटली डेल्टा NG कितना आ गया? -2। सब कुछ सामान रेडी है। R कितना होता है? R मैंने बताया था 2 कैलोरी पर मोल, है ना। इसको आप किलो कैलोरी में बदल दो। ठीक है, तो किलो कैलोरी में क्या हो जाएगा भाई? ध्यान दीजिएगा, 2 कैलोरी है ना, तो यहां पे QP इज इक्वल टू QV कितना दिया? 57 माइनस डेल्टा NG कितना आया भाई? ये तो प्लस है, माइनस ये 2 आ गया। NG R कितना होगा? 2। T कितना है? 300। ठीक है, देखो मुझे क्वेश्चन में पता नहीं है, मैंने 57 क्या दिया था? 57 किलो कैलोरी दिया था क्या? किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अगर ऐसा है तो 57 किलो कैलोरी आ जाएगा। और इस 2 कैलोरी को आप किस में चेंज करोगे? किलो में। तो इसमें कितने का भाग लगाओगे? 2/1000। ये क्या हो गया? किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि यूनिट सेम रखनी है। तो इसमें क्या करोगे? -2 और ये 1000। ये जो रिजल्ट आएगा यही क्या देगा आपको? QP देगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, NG का वैल्यू निकाला, -2 आया, 57 उसने दिया, प्लस फॉर्मूले में रखा डेल NG कितना है? -2। R कितना है? 2 कैलोरी होता है, लेकिन इधर 57 किलो कैलोरी दिया हुआ है, तो इसको भी मैं किलो में बदल दूंगा। 2 को डिवाइड कर दूंगा 1000 से, इनटू यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको केल्विन में बदला, 273 ऐड किया, 300। ये रिजल्ट क्या देगा? जो भी आएगा वो QP आएगा। आ गया फॉर्मूला यूज करना इसका। अब आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप की अपन एंथैल्पी यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होती है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, आई एम सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, अब देखो क्या बोलेंगे इसमें। एंथैल्पी आपने पढ़ी हुई है ना। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट वॉल्यूम का सम है। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है वो इतने ही है। QP डेल H के बराबर, QV डेल U के बराबर। अब एंथैल्पी में पहला अपन पढ़ते हैं क्या? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हिंदी में क्या बोलोगे इसको? वाष्पीकरण की एंथैल्पी। वाष्पीकरण की एंथैल्पी। देखिएगा जरा, ठीक है। H2O पानी, ये लिक्विड है। लिक्विड से किस में जाएगा? वाष्पीकरण मतलब वेपराइज मतलब गैस में जाएगा। H2O किस में गया? गैस में गया। H2O इसको तो बोल देंगे वाष्पीकरण है। हिंदी मीडियम वाले एरो पे लिखेंगे वेपराइजेशन, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। अब H2O जो गैस है उसको मैं किस में लाऊं?
लिक्विड में। और जब गैस किस में कन्वर्ट होती है भाई, जब गैस द्रव में परिवर्तित होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। इंग्लिश मीडियम लिखेगा कंडेंसेशन। अब आप एक बात बताओ, वो वैल्यू की बात बाद में। अगर मैं इसके लिए डेल्टा एचवी एंथैल्पी परिवर्तन लिखता हूं वेपराइजेशन का, ठीक है, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इस पे बात करो। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्सेस होता है। गैस में क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। मतलब आपने उसको हीट दी है, तो सिस्टम अगर हीट लेगा तो डेल एच वी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अरे हाँ या ना, एच क्या है? अरे हीट ही तो है, हीट क्या आएगी? पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस के लिए पानी लिक्विड से गैस में जाता है, इसके लिए प्लस 43.93 किलो जूल पर मोल, 43.93 किलो जूल पर मोल। प्लस में लिखना। हीट क्या होती है? निकलती है ना, यहां से, ठीक है। और हीट ऑब्जॉर्ब बाय सिस्टम इसको बोलते हैं। डेल्टा एच वी, यहां पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बस साइन सेम, साइन अपोजिट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। हो गया। तो सिस्टम को जब आपने हीट दी तो लिक्विड किस में गया? गैस में। गैस से फिर क्या हुआ? मॉलिक्यूल पास पास आए, लिक्विड में गए, कितनी निकली? इतनी निकली, माइनस 43.93 किलो। अब होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे और उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल देता हूं। हिंदी मीडियम वाले लिखो, जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है अथवा जब वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रम में ऊर्जा में परिवर्तन, इस प्रक्रम में एंथैल्पी में परिवर्तन वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे भाई, और ये पाने के लिए एग्जांपल याद रखना। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे? ऐसे लिख लो आप, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस और गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जो भी चेंज होगा, दोनों प्रोसेस की बात है, अब आप कंफ्यूज मत हो ना, इनको दोनों को ही वाष्पीकरण की एंथैल्पी बोला जाए। कोई ऐसे नहीं बोलते सर इसको संघनन की एंथैल्पी क्यों नहीं बोला। दोनों का वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस साइन का फर्क है ना। वाष्पीकरण में पॉजिटिव साइन आएगा वेपराइजेशन में, और कंडेंसेशन में कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। इस क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हिंदी वाले में बोलोगे गलन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। चलें आगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। देखो जरा, गलन मतलब गलना, सॉलिड किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की मैं बात करता हूं, इसका एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का एग्जांपल जब हम बात करेंगे, तो यहां पे ध्यान दो, H2O सॉलिड है, ये किस में गया है? H2O लिक्विड में। H2O लिक्विड से किस में चल जाए? सॉलिड में चल जाए। तो इन दोनों ही प्रोसेस में जो डेल्टा H या बोले चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वही एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। इस प्रोसेस के लिए भाई सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो उनको हीट देनी पड़ेगी, अगर हीट देनी पड़ेगी तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू, प्लस 6.93 किलो जूल। और इसके लिए भी एफ ही लिखेंगे, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस का होगा, 6.93 किलो जूल। तो इसको अपन बोलते हैं। अब डेफिनेशन क्या होगी? जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है अथवा द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन ही गलन की एंथैल्पी कहलाता है। इंग्लिश मीडियम सुनेगा, व्हेन एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड देन चेंज इन एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसका एक ग्राफ है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लूंगा आपसे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जो है वो आप लिख लेना, इसका भी क्वेश्चन अपन आंसर जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। 4 फर्स्ट लिखता है
PCl5 गैस है, PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो रहा है, ये भी गैस और ये भी गैस। सेकंड है CaO, या इधर क्या बोल, हाँ N2 प्लस 3H2 करवाई दिया, N2 प्लस 3H2 2NH3। रिलेशन बिटवीन QP एंड QV, दो रिएक्शन आपको दी हैं। इन रिएक्शन के लिए QP और QV में क्या रिलेशन होगा इन दो इक्वेशन के लिए, ये आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आज में मैंने बात की है, फर्स्ट लॉ को थोड़ा आगे बढ़ाया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर साइक्लिक प्रोसेस पे बात की, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या रिजल्ट आता है, उनका कंक्लूजन अपन ने अच्छे से लिखा है। फिर एंथैल्पी के बारे में मैंने डेफिनेशन आपको पहले बताई, तीन डेफिनेशन मैंने आपको बताई। स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद इसका मैथमेटिकल अपन ने किया, और उसके बाद अपन ने रिलेशन बताया जो कि ये कुछ ऐसे हैं। स्टेट जो हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे डेल एच कहलाती है, वॉल्यूम पे डेल यू कहलाती है, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन अपन ने बनाई और इसमें अपन ने एक न्यूमेरिकल किया, देन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ के आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, नोट्स रिवाइज करते रहिए, आगे के लेक्चर में बात करते हैं। थैंक्स फॉर